बाधाएं आती हैं आए, बाधाओं से घबराए कौन, जिसने खुद को जीत लिया जग में उसे हराए कौन। Hello everyone, this is Akshita. Welcome or welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about that subject जिससे यार सबको डर लगता है. Obviously, it is a challenging subject, but yes, if we tackle the subject with a strategy, we can make this easy, right? And yes, I am talking about maths. So we are talking about math strategy. So सबसे पहले देखो strategy की बात स्टार्टिंग करने से पहले एक बहुत ही important लाइन मुझे आपको बतानी है. That is live one day at a time, put one brick in a day. बहुत डीप लाइन एंड येस इसको आपको ओनली इन नॉट इन मैथ्स बट इन एवरी सब्जेक्ट आपको इसको फॉलो करना है, इसको समझना है. देखो इसका मतलब ये है कि हमें ना ये नहीं देखना कि भाई इतना सारा सिलेबस है हम कैसे इसको करेंगे, है ना, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है हम इसको कैसे कवर करेंगे. हमें ये देखना है कि हम जो एक दिन है उसमें हम अपने कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं. मतलब क्या कि लिव वन डे एट अ टाइम, एक टाइम पे आपको एक दिन को अच्छे से जीना है. उसमें आप जितने एफर्ट्स डाल सकते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, अपने खुद से हार्डवर्क कितना कर सकते हो विद डेडिकेशन, वो आपको करना है. एंड पुट वन ब्रिक इन अ डे, यानी कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको करना है. मतलब हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना है. आज अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करी, अगले दिन 2 करी, पहले वाले को रिवाइज किया. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ठीक है, इसको आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करना है कि हमें एक बार में एक दिन जीना है. अगले दिन की टेंशन नहीं लेनी है कि कल क्या होगा, इतना सारा सिलेबस हम कब तक कवर कर पाएंगे. बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि हम एक चैप्टर पर अच्छे से फोकस करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे. सो पहले अपने फॉलोइंग टिप पे आते हैं, विच इज़ नो योर सिलेबस प्लस वेटेज ऑफ चैप्टर्स. तो बेसिकली होता क्या है ना, देखो जनरली हमें अपना सिलेबस कम्प्लीटली नहीं पता होता. चैप्टर्स तो पता होता है कि भाई यार इस बार कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, या इस बार कोई ऐसे मतलब लाइक नई बुक नहीं आई, पुरानी बुक से भी काम चल जाएगा. बट मतलब देखो होता क्या है, कभी कभी कोई एक्सरसाइज कट जाती है, कोई क्वेश्चन रेशनलाइज हो जाता है सिलेबस से, तो वो सारी छोटी से छोटी बात हमें पता होनी चाहिए. वाई? बिकॉज देखो यार हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है, 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हमें उनको भी टाइम देना है. अगर हमें पता नहीं होगा हम वो चीज़ भी कर लेंगे जो कि आनी नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम वेस्ट, राइट. सो सिलेबस तो पता होना चाहिए प्लस वेटेज. देखो यार आप 10th में आ गए, 10th में आके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें ध्यान में रखनी है वो है वेटेज. साइंस के अंदर भी मैथ्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेटेज का मतलब क्या है कि कौन सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में. ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 1 आपका अकेला जो होता है वो 6 मार्क्स की वेटेज रखता है. ये सारी बातें आपके टीचर आपको बताएंगे, आपके सिलेबस में भी लिखा होता है. ठीक है, और मतलब आपको पता चल जाएगी सारी बातें गूगल वगैरह पे. सो वेटेज जब आपको पता होगी तो आप उन चैप्टरों पे ज़्यादा अपने एफर्ट्स पुट ऑन करोगे जो कि ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखते हैं. दिस इज़ द एनालाइज ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम, राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज सेट अ टारगेट लाइन. टारगेट लाइन हमें सेट करनी है अपनी डेली की कि यस हमें डेली मैथ्स को टाइम देना है. मैथ्स कंसिस्टेंटली हमें डेली करना है, चाहे हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है. स्ट्रॉन्ग है तो हम कम टाइम दे सकते हैं बट देना हमें डेली है. ठीक है, टारगेट लाइन कैसे सेट करनी है. देखो अब जनरली हमारा क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़े. सो इसका कोई आंसर नहीं होता कि आपने कितने घंटे पढ़ा या मैंने कितने घंटे पढ़ा. आवर्स डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर कि आप उस टाइम कितने प्रोडक्टिव थे. 1 घंटे में कोई पढ़ रहा तो कितनी प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम, वो कितना रिटेन कर पाया अपने ब्रेन में. ठीक है, तो टारगेट सेट करना है कि येस आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या आज मुझे साइंस के नोट्स इस चैप्टर के रिवाइज करने हैं, आज मुझे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. जब तक ये टारगेट मेरा अचीव नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूँगा अपने टारगेट से. अपने टारगेट को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो वो जो रिग्रेट है ना वो नहीं होगा, और एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस मैं अपने एम के लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं डेली हार्डवर्क कर रहा हूँ. ठीक है, लेट अस कम टू द अनदर टिप. देखो मैथ्स का मतलब क्या है, देखो 3 चीज़ें अगर हमने अच्छे से पढ़ ली ना तो हमारा मैथ्स ख़त्म. ठीक है, बट वो 3 चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, बिकॉज मैंने क्लाइन कही है कि चैलेंजेस आएंगे, हमें उन्हें फेस करना है खुद पे विश्वास रखते. तो देखो क्या है, देखो
कॉन्सेप्ट प्लस मेथड, दोनों का मतलब सेम सा ही है। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, चाहे वो बेसिक के स्टूडेंट हो चाहे वो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। ये जो स्ट्रैटेजी है दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिक के पेपर में भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के ही सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं बट नॉट ऑल। 37 to 38 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे। क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है। तो कंसेप्ट प्लस मेथड हमें आना चाहिए जो भी हमें टीचर करा रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये क्लियर है तो फिर हमें फॉर्मूले पे फोकस करना। देखो क्या होता है, फॉर्मूले को लर्न करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उन्हें बाय राइटिंग और बाय लर्निंग याद करें, या हम उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करके याद करें। सो मैंने क्या किया था, ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट रहता है। जितने ज़्यादा हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हमारा उतना ही वो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो जाता है। जब हमें उसे अप्लाई करना आ जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो हमें वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेट अस कम टू द अनदर विच इज़ बी कंसिस्टेंट प्लस डू सेल्फ स्टडी। देखो होता क्या है, स्कूल होता है हमारा, ट्यूशन होता है और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसके बीच में हम सेल्फ स्टडी को भूल जाते हैं। सेल्फ स्टडी किसी भी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल्फ स्टडी में हमें क्या करना है, डेली अगर आपको देखो हैबिट नहीं है तो 30 मिनट से स्टार्ट करो, मैथ्स को 30 मिनट्स दो डेली प्रैक्टिस में। जो भी स्कूल में पढ़ा है, जो ट्यूशन में पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करना। रिवाइज़ कैसे करना है, बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उस चैप्टर के जो चैप्टर आपने करा है एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो सॉल्व नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, देन सॉल्व इट अगेन। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो रट्टा नहीं मारना, वही सेम कि हमें रट्टा नहीं मारना, ऐसा नहीं हो। देखो ऐसा होता है कि हमें जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता हम उसका रट्टा मारते हैं। स्पेशली अगर मैं अपना बताऊँ तो देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज़ होंगे। चैप्टर आसान है बट उसमें मेन जो है ना वो है डायग्राम, फिगर अगर आपको बनानी आ गई तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो फिगर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिस से ही आएगी, रट्टे से नहीं आएगी। क्वेश्चन डिफरेंट ही आएगा बोर्ड में, चाहे तुम एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन रट लो, एग्जाम्पलर का रख लो, PYQ का रट लो, ठीक है। लास्ट है लेस डिस्ट्रैक्शन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं, फ़ोन, गेम्स, आउटडोर गेम्स, फ्रेंड्स, स्लीप और एनी अदर। मेन हमारे डिस्ट्रैक्शंस यही होते हैं। फ़ोन में हम इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में हमारा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स या फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं, उसमें टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता। फ्रेंड्स के साथ हमें पता नहीं चलता, हम बात करते करते घूमने चले जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने के लिए आते आते फ्रेंड्स टाइम कब बहुत सारा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड स्लीप, नींद तो बहुत ज़्यादा आती है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्पेशली हिस्ट्री करते वक्त, जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसे करते वक्त। सो डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे करें, देखो डिस्ट्रैक्शन को कम करने का एक ही वो है, कहीं से मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी है। कहीं से मोटिवेशनल वीडियो देख के हमें 2 दिन के लिए हमारे मन में आग आती है कि पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आग अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। एम हमारा होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए हमारा कि हमें क्यों करनी है पढ़ाई, हम क्यों कर रहे हैं मेहनत, जिससे कि हमें पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, खुद को प्राउड फील करवा पाएँ एंड एक सेल्फ बिलीव डेवलप हो, ठीक है। इसके लिए तो पूरी लाइफ है, ठीक है। एक बार 10th में मेहनत कर लो अच्छे से एंड टाइम मैनेजमेंट करो। सबसे पहले अपनी स्टडीज़ को टाइम देना एंड देन फिर हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी होंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए हमारी स्टडीज़ होनी चाहिए, हमारे लिए हमारा वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम वीक हैं। देन फिर हमें सबको टाइम देना, स्लीप तो हमारी रहनी चाहिए 6 to 7 आवर्स, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फ़ोन को भी टाइम देना बट नॉट एट ऑल। लेट अस कम टू द अनदर टिप।
मैथ्स को अच्छा करने के लिए, मैथ्स में स्कोर करने के लिए फॉलो करने हैं। सबसे पहले है बेस्ट टीचर्स। सो ऑफलाइन में जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। आपको उन्हें देखना है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, तो उसी टीचर्स को आपको चूज़ करना है। अच्छे टीचर्स आपको चूज़ करने हैं। ऑनलाइन की बात करो तो ऑनलाइन में मेरा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस शोभित भैया रहते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपर्स में आपको आरएम बैच में पढ़ा रहे होंगे इन 10th। ठीक है, आपको PYQs प्लस NCERT अभी के लिए लगानी है। सबसे पहले जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप NCERT इजीली कर लोगे। NCERT करने के बाद अब आपको ये देखना है कि CBSE किस तरह के क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछ सकती है, एंड लास्ट ईयर्स में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो वो आपको PYQs में मिल जाएंगे। तो देखो अभी के लिए कोई बुक मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी के लिए आप CBSE की वेबसाइट से PYQs देख सकते हो। वहाँ पे 2023 तक के, 24 तक के आपको PYQs मिल जाएंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, सेट बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर अभी देखो, अभी स्टार्टिंग है, मई जून तक ओसवाल एंड एडुकार्ट, बहुत सारी कंपनीज जो होती है अपने अपने क्वेश्चन बैंक्स रिलीज़ करती है। मेरा प्रेफरेंस ओसवाल और एडुकार्ट क्वेश्चन बैंक रहता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आपको मिल रही होती है, PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, NCERT, दीक्षा एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड मोर। ठीक है, इसको बाद में लेना है। नेक्स्ट आई प्रेफर फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट एक्चुअली मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो फॉर्मूला शीट ऐसा नहीं है कि भी आपको जो चैप्टर नहीं भी आते उनकी भी फॉर्मूला शीट बनी, नहीं। जो चैप्टर करते जा रहे हो उसको एक A3 साइज़ और A4 साइज़ शीट में ऐड करते जाओ। चैप्टर 1 का एक दो फॉर्मूले हैं उनको ऐड कर दो, फिर चैप्टर 2 का तो उसका फॉर्मूला लिख लो। ऐसे ऐसे शीट को प्रिपेयर करो जो कि आपके लास्ट चैप्टर तक आपकी एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी, उसमें से अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है डेली DPP और होमवर्क। भाई देखो तो बहुत बेसिक्स है बट मैं फिर भी बता रही हूँ। आपके ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल का जो भी होमवर्क है उसको डेडिकेशन के साथ करना, समझ के, यानी कि कहीं से टिप के कर दिया नहीं। हमें बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर हम DPP करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो क्लास के बाद कोशिश करो तुरंत तुम होमवर्क कर लो, सो दैट तुम्हारे माइंड के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट अस कम टू द अनदर टिप। यही है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, यू हैव टू फोकस ऑन बोर्ड्स। देखो किसी से भी अपना कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जो 10th की जर्नी है आसान नहीं होती है। एक्चुअली में आसान क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें चैलेंजेस आते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, पीरियोडिक टेस्ट भी कभी कभी हार्ड बनाए जाते हैं फॉर एनहेंस योर प्रैक्टिस एंड रिविजन। ठीक है, सो हो सकता है हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ जाए, बट उनसे डिमोटिवेट नहीं होना। हमारा फोकस हमारा बोर्ड है और उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बिकॉज वी हैव 1 ईयर। ठीक है, और हम बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे। यू कैन एंड यू विल। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड आई विश this video will be helpful for you. Thank you for watching. If you like this video then subscribe the channel for more strategy, more videos and more content.